गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलो, तो जो मैंने कहा था एक बार, है ना, वीडियो ऑन करके सब लोग आपस में एक बार, ठीक है ना, एक दूसरे को देख लें। तो शुरू करते हैं, थोड़ा सा वीडियो ऑन कर लेते हैं 5-10 मिनट, फिर उसके बाद लेक्चर शुरू करेंगे। तो अपने अपने वीडियो ऑन करो। तो अब क्या दिखाई दे रही है? चलो, कोविड भी दिखाई दे रहा है। स्कूल की क्लास तो ऐसे ही चलती होगी ना, वीडियो ऑन करके। चलो, बाकी लोग भी अपने वीडियो ऑन करो। अभी करते रहो, करके रखो सब लोग। चलो, हेमांगी भी आ गई है, और अदिति, पुष्पक। 2 मिनट सर, बाल धो के निकाले थे, तब अच्छा से बाल नहीं बनाया, भूत लगूंगी। अच्छा, चलो एक काम करो, तो सब लोग एक बार अपने आप को ना एक इंट्रोडक्शन कर दो, मतलब एक क्लास में सब लोग मेरे को भी जानते हो, आपस में भी एक दूसरे को जान जाओ, है ना, कभी किसी कॉलेज में साथ में पहुंच जाओ, है ना, आईआईटी में तो टकरा जाओ तो पता हो कि यार हाँ, हम तो साथ में ही पढ़ते थे। चलो, अब भव्या अपने आप को जस्ट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो, अपना नाम, जगह, है ना, स्कूल, और थोड़ा सा कैसा लग रहा है ये कोर्स के बारे में। ठीक है, चलो। आवाज नहीं आ रही है भव्य तुम्हारी। एक मिनट, अब भव्य माइक ऑन करके बोलो। My name is Abhavya Dubey. I'm from Bhopal. I'm in class 11th currently. And I like this course very much. I like this course about the doubt clearing sessions and everything. And sir also teaches very nice. चलो, ओके, थैंक यू। चलो, अब कौन? कोविद, तुम बोलो। मेरा नाम कोविद है। आई एम फ्रॉम मुंबई, लाइक या। तो मैंने 10th पवार पब्लिक स्कूल से की थी, डोंबिवली। एंड ये कोर्स मतलब बहुत ही अच्छा लगा। जब प्रीवियसली जो क्लासेस में था मैं, तो उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा है। एंड थैंक यू सर उसके लिए। एंड डाउन क्लियरिंग सेशंस भी होता रहता है, एंड जो शीट्स देते हो आप, फ़ायदा होता है, इट्स वर्थ इट। एंड या बस इतना ही कहना चाहूँगा। चलो, ओके, थैंक यू। अब है हेमांगी। Good morning. My name is Himangi. I also live in Bhopal only, and I feel very grateful to be taught by Ritesh sir, because I don't think anybody would have taught me so well as Ritesh sir does. And yes, I'm grateful for that. Thank you. कौन से स्कूल में हो हेमांगी आप अभी? Sagar Public School. कौन से वाले में? साकेत नगर या Saket अपना Nagar. रोहित नगर? Saket Nagar. साकेत नगर, ओके, थैंक यू। चलो, और कौन कौन अवेलेबल है हमारे साथ? हाँ, सुहानी, आप अपना वीडियो ऑन करो। यस सर। हाँ, तो सब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना? तो यस आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। सर, मेरा नाम सुहानी गुप्ता है और मैं सागर पब्लिक स्कूल में हूँ। ओके, सर, थैंक यू सर। आप मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते हो सर। शीट्स आप प्रोवाइड करते हो तो वो बहुत मतलब काम आती है। थैंक यू सर। चलो, ओके, थैंक यू। ठीक है, और अदिति। चलो, अब अदिति की बारी आ गई। हाँ, अदिति, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो।
Hello, sir. Hello, everyone. I'm Aditi. I passed my 10th from Anne Mary School, and प्लेस भी बताओ कहाँ से हो आप? I'm from Dehradun. Okay. And I used to see your lectures since 9th class when I was very afraid from the chapter. When I was very afraid from the chapter By and Force. So I used to see your lectures from YouTube. Over there. There were some lectures over there, no? Yes. So my father then enrolled your courses online, and I was very grateful when I got your guidance from there. I really liked your courses. Thank you so much. Okay, thank you Aditi. चलो, और अमल इज ऑन पीसी. और कौन है? पुष्पक कहाँ हो तुम? हाय सर. हाँ चलो, योर टर्न. सर अभी मैं अंबरनाथ से. सुनो. Hi everyone. I'm Pushpak Dakati and I'm from Ambarnath, Mumbai. And I'm in class 11 and I'm studying in Father Agnel College. And I also like this course very much. Thank you Ritesh sir for providing such a good course. Thank you everyone. Okay, thank you. चलो, कौन बच गया? पुष्पक, कोविद. ठीक है ना, कम से कम ये कभी मिलेंगे तो पहचान लेंगे एक दूसरे को, है ना. अमल जो है पीसी पे है, शायद वेबकैम नहीं है उसके पास. ठीक है, तो चलो अमल, माइक है तुम्हारे पास? माइक भी नहीं है. माइक से इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को. एक थोड़ा आस्ते, आपकी आवाज नहीं आ रही है. एक, हाँ अमल. अमल अपने आप को इंट्रोड्यूस करो. Yes, sir. I'm Amar. I'm currently in class 11. I'm studying with Ritesh Artitola. And I really like the way he teaches. Thank you. चलो, आपका माइक भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं. चलो ठीक है, तो चलो पहली बार एक सबको देखा है ना, अच्छा लगा. दैट्स गुड. चलो अब यही है, अपने को पढ़ाई जो कर रहे हैं वो तो करनी ही है, और थोड़ा सा अच्छे से चीजें करनी है. और देखो अब क्या है कि ये कोर्स या 11th क्लास का पार्ट अपना लगभग अब कंप्लीट होने वाला है. लास्ट चैप्टर बचा है, तो थोड़ा सा ये हमको ध्यान रखना है. देखो अब थोड़ा सा हमें समय मिलता है 11th से 12th के बीच में. 12th का जो भी कोर्स है, चाहे फिजिक्स का है या और भी सब्जेक्ट का है, जनरली अप्रैल फर्स्ट वीक के आसपास शुरू होता है. तो इस ड्यूरेशन में इसको जो बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेता है स्टूडेंट, उसको काफी बेनिफिट मिलता है. तो क्या होता है, देखो अभी रफली अब मान लो कि हमारा कोर्स जैसे एक हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाएगा, तो हमें 1 महीने का ड्यूरेशन मिलता है. उस 1 महीने के ड्यूरेशन में अगर हमने अच्छे से 11th का पार्ट रिवाइज कर लिया, तो वो क्या होता है 12th में हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है शुरू से ही अच्छा करने को. और फिर 12th में क्या है, नई चीजें शुरू हो जाएंगी, तो हम ये सोचें कि पुराना कवर कर पाएंगे, उतना टाइम नहीं मिल पाता है. तो इसलिए कोशिश करो कि इस 1 महीने में हम 11th पार्ट को अच्छे से रिवाइज कर लें, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर कर लें. प्रैक्टिस जितना कर पाए उतनी प्रैक्टिस हम कर लें, और इस तरह से हम उसको अच्छे से कर लें. ठीक है, तो ये इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें. और फिर 12th में शुरू से मेहनत करें. देखो 11th में क्या होता है, हम 10th से आते हैं, 10th की पढ़ाई थोड़ी डिफरेंट होती है, काफी सरल होती है. 11th में कोर्स काफी बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता है, तो कई बार हमें थोड़ा सा उस लेवल को रीच करने में टाइम लग जाता है. 12th में जो हमारी गलतियां हुई हैं कुछ 11th में, उनसे सीखें और कोशिश करें कि हम अच्छे से जो है अपने टाइम को यूटिलाइज करें, अपनी जो भी हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, उसको यूज करें अपने आप को ग्रो करने के लिए.
और जो भी गलतियां हमने की हैं उन गलतियों को अवॉइड करें। ठीक है, तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें जिससे कि हम फाइनल एग्जाम तक अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का जो मैं बताना चाहता था। चलो अब हम जो टॉपिक है अपना वो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा जो नया टॉपिक है ये है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। केटीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो थोड़ा सा हम बात करें इसमें, तो जैसे फिजिक्स की एक पूरी ब्रांच है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम हीट के बारे में पढ़ते हैं। हीट को हमने समझा, हीट क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसी को हीट बोला जाता है। अब ये जो चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें हम ये देखेंगे कि जो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी है उससे हम कैसे टेम्परेचर को रिलेट कर सकते हैं, कैसे गैस की जो डिफरेंट स्पीड्स होती हैं उनको रिलेट कर सकते हैं, टोटल एनर्जी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में समझते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो हीट और मैकेनिकल वर्क को प्रैक्टिकली हम कैसे मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना एफिशिएंटली कर सकते हैं, ये सब चीजें थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट में आती हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा समझ के पढ़ोगे तो काफी सिंपल चैप्टर भी है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। इसके क्वेश्चंस आसानी से बनाए जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। और ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो केमिस्ट्री में भी काफी सारा जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है वो इससे मिलता जुलता ही है। तो इसका हेल्प हमें केमिस्ट्री में भी मिलेगा, मतलब डबल आउटपुट मिल सकता है हमें। फिजिक्स में क्वेश्चन आ गया तो फिजिक्स का भी बन जाएगा, केमिस्ट्री में आ गया तो केमिस्ट्री में भी उसमें हेल्प मिलेगी। तो इसलिए ये टॉपिक उस तरह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। तो चाहे हम नीट की प्रिपरेशन करें, जेई की प्रिपरेशन करें, दोनों में फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आता ही है। तो दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें हमें हेल्प मिलती है। तो शुरू करते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, देखो हम जहां भी बैठे हुए हैं हमारे आसपास गैस है ना, एयर है, एयर इज अ गैस। ठीक है, तो एयर है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या रेस्ट पे रहते हैं? तो ऐसा सबको पता होगा कि रेस्ट पे नहीं रहते, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि वो मोशन में रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं। कैसे पता चलेगा मूव करते हैं? तो उसके एग्जाम्पल भी तुमने कभी पढ़े ही होंगे या सुने होंगे कि हम एक जगह पे अगर अगरबत्ती जला दें तो क्या होगा, धीरे धीरे वो खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी। कैसे फैल जाएगी कि भाई अगरबत्ती ने जो सुगंध खुशबू रिलीज की वो मॉलिक्यूल्स वहीं नहीं रहते, वो क्या हो रहे हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, जिसके कारण वो जो खुशबू है वो पूरे रूम में फैल जाती है। ऐसी वाटर के मॉलिक्यूल्स या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी मूव करते रहते हैं रैंडमली। ये सब केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे कि अगर हम वाटर में एक इंक की ड्रॉप डाल दें तो धीरे धीरे पूरा वाटर उस कलर का हो जाएगा। जब ब्लू इंक डाली तो पूरा वाटर ब्लू कलर ले लेगा। क्यों? हमें दिख रहा है वो वाटर मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी हैं या एयर मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी अपीयर हो सकते हैं, हमें मतलब मूव करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बहुत टाइनी मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन उनका रैंडम मोशन होता रहता है। अब जो एयर मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, सब मॉलिक्यूल्स के पास कुछ वेलोसिटी है, लेकिन हम हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी नहीं बता सकते। तो क्या करता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कुछ एजम्पशंस मान के जो हर पार्टिकल की वेलोसिटी वो तो नहीं बता सकते, लेकिन ऑन एन एवरेज सारे मॉलिक्यूल्स की मिलाकर क्या वेलोसिटी होगी, पूरी गैस की क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, ये सब हम रिलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, इस तरीके से। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये हम मेजर कर सकते हैं। ये मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स बोलते हैं जो हम पूरी गैस के लिए डिफाइन कर सकते हैं। और जो गैस के पार्टिकल्स की वेलोसिटी है, एनर्जी है, वो क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स, मतलब वो इतने स्मॉल चीजें हैं कि हम उसको नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये जो माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं जो हम इंडिविजुअली नहीं फाइंड कर सकते, उसको मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर से रिलेट करती है कि हम कैसे ऑन एन एवरेज स्पीड को प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की टर्म्स में लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को कैसे पूरे गैस की उससे हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा इसमें सीखते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, और उसको आगे जब हम देखेंगे कैसे रिलेशंस आते हैं उनको याद भी रखना पड़ेगा। अब देखो, इसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में
हम क्या करते हैं, प्रेशर जो है उसको रिलेट करते हैं स्पीड की टर्म्स में, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड की टर्म में, और उनको रिलेट करने के लिए कुछ एजम्पशंस मान के चलते हैं। अच्छा, एजम्पशंस भी ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी मान लिया, एजम्पशंस भी लॉजिकल होते हैं कि भाई ऐसा हम मान सकते हैं, थोड़ा सा उसमें डेविएशन हो सकता है, लेकिन ये एजम्पशन, जैसे कई बार हम न्यूटन्स लॉ में क्या मान लेते हैं, स्मूथ सरफेस। अब बिल्कुल स्मूथ भी नहीं होगा तो भी हम एक बर्फ की सिल्ली लेके एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसा मान सकते हैं रफली उसको स्मूथ जैसा, कि उसमें फ्रिक्शन बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। तो ऐसे ही यहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट पैरामीटर्स को रिलेट करने के लिए कुछ एजम्पशंस माने जाते हैं, जिनको एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोला जाता है। ठीक है, अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये टॉपिक तो उधर भी आपने ये एजम्पशंस पढ़े होंगे, सेम ही रहते हैं। हाँ, कई बार कहने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है फिजिक्स में, मतलब हम थोड़ा सा फिजिकल चीजों को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, केमिस्ट्री में केमिकल चीजों की टर्म्स में बात करते हैं। बाकी बोथ आर सेम थिंग, चाहे हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें चाहे थर्मोडायनेमिक्स की बात करें। तो सबसे पहले हम जो एजम्पशंस हैं उनकी चर्चा करते हैं कि क्या एजम्पशंस माने जाते हैं। तो फर्स्ट एजम्पशन है, अ गैस कंसिस्ट्स ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, गैस है तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो हम बोल ही सकते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। These molecules are identical, smooth, perfectly elastic and hard spheres. अब देखो ये क्या मान रहे हैं कि जो एक तरह की गैस है, मान लो ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस के सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होंगे। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है तो तुम पहचान पाओ कि यार ये है, घूम फिर के दोनों लौट के आ रहे हैं तो बोला रहे नहीं तुम तो वो वाले थे, तो ऐसा नहीं कर सकते, दोनों आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, चाहे एयर के मॉलिक्यूल्स की बात करें, पहली बात हमें दिखाई नहीं देते, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख भी लेंगे तो उनको देख के नहीं बता सकते कि भैया ये वही वाला मॉलिक्यूल है या दूसरा वाला मॉलिक्यूल है, तो हम उनको आइडेंटिकल मान सकते हैं। स्मूथ मान सकते हैं, स्मूथ मतलब उनमें कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है जिससे हम एनर्जी लॉसेस को नेग्लेक्ट कर सके। परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब यहाँ पे ये है कि उनकी जो टक्कर होगी आपस में, कोलिजन्स होंगे, वो कोलिजन्स कैसे होंगे, इलास्टिक कोलिजन होंगे, एंड दे आर हार्ड स्फीयर। देखो इसमें कई बार कंफ्यूजन आता है, हार्ड कैसे, मॉलिक्यूल हार्ड से, तो तुम लोग गैस को तो कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस इस कारण कर पा रहे हैं कि मॉलिक्यूल को कंप्रेस नहीं कर पा रहे, मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन को कम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये मॉलिक्यूल्स तो हार्ड स्फीयर्स हैं, लेकिन गैस में वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। अब हम कंप्रेस क्यों कर पाते हैं गैस को, हम उन मॉलिक्यूल्स को नजदीक नजदीक ले आ पाते हैं, मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस नहीं कर पा रहे। मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर देंगे तो फिर तो बिल्कुल ही जीरो वॉल्यूम कर सकते थे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो हार्ड स्फीयर्स होते हैं, हाँ, लेकिन उनके बीच की सेपरेशन ज्यादा होती है, इसलिए गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, फिर दे आर सो स्मॉल, मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत ही स्मॉल होते हैं, सो दैट वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड विद द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो जिस भी कंटेनर में वो वॉल्यूम है, मतलब गैस है, तो गैस का वॉल्यूम तो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर हो गया। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, काफी स्मॉल है, और किसके कंपैरिजन, देखो स्मॉल या बिग ये सब क्या होती है, रिलेटिव टर्म्स होती हैं। अब हम बोले कि एक चूहा स्मॉल होता है, अब किसके कंपैरिजन में स्मॉल होता है, भाई हाथी के कंपैरिजन में स्मॉल है, हमारे कंपैरिजन में स्मॉल है, लेकिन चींटी के कंपैरिजन में तो लार्ज है। तो ये जो कभी हम स्मॉल बिग ये सब चीजें बात करते हैं, दीज आर रिलेटिव टर्म्स, कि एक के रिलेटिव। तो गैस के मॉलिक्यूल स्मॉल होते हैं, किसकी कंपैरिजन में स्मॉल होते हैं, जो गैस का टोटल वॉल्यूम है या वेसल का वॉल्यूम है। इसीलिए गैस को बहुत कम जगह में क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि उनके बीच में गैप काफी होता है, जिससे वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक लाए जा सकते हैं। बाकी मॉलिक्यूल को कंप्रेस नहीं कर सकते, दे आर हार्ड स्फीयर्स। Then second assumption is molecules do not have any preferred direction of motion. ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स की कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं होती, प्रेफरेंस नहीं देते किसी डायरेक्शन को, कि भैया उनको एक दीवार पसंद आ गई और वो उस दीवार की तरफ जाके चले गए, है ना, और पता चला दूसरी दीवार में लोग सांस की दिक्कत आने लगी, उनको सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं होती, वो रेंडमली सब तरफ मूव करते रहते हैं, हर जगह जाने की उनकी बराबर जो है टेंडेंसी होती है। ठीक है, their motion is completely random. For large number of molecules, the density and distribution of molecules with different velocities are independent of position, direction and time. ठीक है, तो molecules का motion completely random होता है, कोई preferred direction नहीं होती, हर डायरेक्शन में जाने के लिए इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, इक्वल टेंडेंसी होती है। इसीलिए जो वेलोसिटीज डेंसिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी स्मॉल वॉल्यूम में वो सेम रहता है। ठीक है, यानी कि मैं एक रूम का इतना सा पार्ट ले लूं छोटा सा,
उसमें भी हर डायरेक्शन में जाने वाली वेलोसिटीज मिलेंगी, या उसकी जो डेंसिटी होगी किसी और पार्ट की भी वही डेंसिटी होगी, वही प्रेशर होगा, वही टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब देखो गैस का जो मोशन है वो कैसा मोशन हो रहा है, रैंडम मोशन हो रहा है। तो रैंडम मोशन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है सब रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। अब रैंडम मोशन के कारण जो एवरेज वेलोसिटी आती है गैस की, वो 0 आ जाती है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, ध्यान रखना वेलोसिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी की हम बात करें कि सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर उधर जा रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज उनकी एवरेज वेलोसिटी मतलब जो भी सारी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है उनका हमने सम कर दिया। अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो अप टू Vn बाय n, दिस इज इक्वल टू 0। तो एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें मोमेंटम की, ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, तो या चलो VCM की बात कर ले, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी। तो देखो सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं तो हर एक का मास सेम हो गया, तो अब मोमेंट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होती है, m1 v1 प्लस m2 v2 अप टू mn vn अपॉन, अच्छा m तो सबका सेम है तो मैंने m को m ही रहने दिया, m प्लस m, ऐसे n टर्म्स आ जाएंगे। तो m मैंने कॉमन ले लिया, यह आ जाएगा v1 प्लस v2 अप टू vn। ठीक है, और नीचे से n टर्म्स है तो वो n टाइम्स m आ जाएगा मास। ये कट गया, तो VCM देखोगे एक तरीके से एवरेज वेलोसिटी के बराबर ही आ गया। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 0, तो VCM भी 0 हो जाएगी। यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर वुड बी 0। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास with respect to container will be 0। कंटेनर के रिस्पेक्ट में जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। अच्छा, अब हम मोमेंटम ऑफ सिस्टम की बात करें। तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होता है, सारे मोमेंटम का सम mv1 प्लस mv2 इस तरह से अप टू mvn, और ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, इसको कैपिटल N से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये क्या जाता है, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैथमेटिकली भी ध्यान रखनी है, किस पे डिपेंड कर रही है, गैस के रैंडम मोशन पे। अच्छा, वेसल के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी या मोमेंटम 0, मतलब अगर वेसल रुका हुआ है तो मोमेंटम 0। वेसल अगर चल रहा है तो जो वेसल की वेलोसिटी है वही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई अगर मान लो एक वेसल है रुका हुआ है, अब इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल, सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी आ गई, मान लो सेंटर ऑफ मास की कुछ भी वेलोसिटी आ गई, कितनी भी कम आ गई, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 मिलीमीटर पर सेकंड, मतलब सेंटर ऑफ मास चलने लगा, तो थोड़ी देर बाद वेसल तो वहीं रह जाएगा, सेंटर ऑफ मास चल के वेसल के बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, गैस अंदर रह गई, सेंटर ऑफ मास बाहर चला गया। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वेसल के रिस्पेक्ट में क्या होती है, 0। हाँ, अगर वेसल v से चल रहा है तो फिर हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी v के बराबर ही होगी। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं कि वेसल आगे निकल गया, सेंटर ऑफ मास पीछे रह गया। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है इस तरह से। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द वेलोसिटी पार्ट। ठीक है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो पूछ लेना। तो ठीक है, तो गैस के ये 2 असम्पशन अभी हमने देखे, अभी और देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज molecules travel in straight lines and are in free motion most of the time। तो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं और फ्री मोशन में। फ्री मोशन में मतलब कि वो टक्कर वगैरह, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये काफी समय तक ऐसे जब चलते हैं फ्रीली तो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं और किसमें होते हैं, फ्री मोशन में होते हैं। ठीक है, तो
और फिर अब ऐसा नहीं, जब इससे टकरा के अपनी डायरेक्शन बदल सकते हैं, इससे टकरा कर, ये भी हो, ऐसा नहीं कि रेस्ट पे होगा, ये भी हो सकता है कहीं चल रहा हो, टकराने के बाद ये कहीं अलग अलग जा सकते हैं, फिर भी जब तक दूसरे से नहीं टकराएंगे तब तक वो स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। अब इसमें एक और बात कह रहे हैं कि द टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन विद द टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो क्या कह रहे हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर हुई, मतलब टक्कर का जो टाइम है, ये टाइम जैसे टकराए, ये वाला टाइम एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक जाकर टकराने के टाइम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। मतलब हम इग्नोर कर सकते हैं, जैसे भाई एक टक्कर हुई, अब टक्कर का टाइम तो बहुत कम है, लेकिन अब इस टक्कर से अगली टक्कर जो होगी यहां पे मान लो, तो ये जो चला वो वाला टाइम काफी ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, जो वो संपर्क में रहे, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे टक्कर के दौरान। तो वो टक्कर का जो इंस्टेंट है, जितनी दूर वो कांटेक्ट में रहे, उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। The next assumption is all collisions between molecules or between molecules and the wall of the container are perfectly elastic। तो हम molecules को elastic मान रहे थे, तो मतलब ये है कि molecules के बीच में जो भी टक्कर हो रही है, molecules और walls के बीच में जो भी टक्कर हो रही है, वो कैसी होती है, इलास्टिक होती है, यानी कि हम एनर्जी लॉसेस को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन ईच कोलिजन। द नेक्स्ट पार्ट, the path traveled by a molecule between two collisions is called free path। ठीक है, दो टक्कर के बीच में जो पार्टिकल ने पाथ ट्रेवल किया, जैसे मान लो ये पार्टिकल यहां था, यहां से यहां गया, यहां जाके टकराया, फिर इसने पाथ ट्रेवल कर ली, तो ये जो पाथ होता है ये क्या कहलाता है, फ्री पाथ, जो वो फ्रीली मूव करता है। अब जरूरी नहीं कि ये बराबर हो, जैसे यहां पे हो सकता है कि ये पाथ मान लो कुछ 1 यूनिट का हो, तो अगला वाला हाफ यूनिट का हो जाए, अगला वाला 0.5 यूनिट का हो जाए। तो ऐसे इन सारे जो पाथ का अगर हम मीन निकाल लें, उसको मीन फ्री पाथ बोला जाता है। ठीक है, तो दो टक्कर के बीच में जो पाथ ट्रेवल होता है, दैट इज कॉल्ड फ्री पाथ, एंड द मीन ऑफ दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो इस डिस्टेंस का हम मीन निकालने, एवरेज निकालने, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। Then the motion of molecules is governed by Newton's laws of motion। तो molecules के motion के हम Newton's law लगा सकते हैं। And next, the effect of gravity on the motion of molecules is negligible। Gravity के effect को हम neglect कर सकते हैं। Neglect करने का मतलब यह है कि gravity के कारण जो है, ऐसा नहीं कि सारे molecule जाकर जमीन से चिपक गए और हम हवा में है तो हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वैसे एटमॉस्फेयर है ग्रेविटी के कारण ही, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं फॉर प्रैक्टिकल सिचुएशन। जैसे हम एक कमरे की बात करें, एक वेसल की बात करें, एक सिलेंडर की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, तो उसमें ऑन एन एवरेज जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हर जगह जो है उनकी डेंसिटी, प्रेशर, सब चीजें क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये नहीं कि ग्रेविटी के कारण सारे मॉलिक्यूल जाकर जमीन से चिपक जाएंगे। तो ये चीज है कि हम ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं फॉर अवर प्रैक्टिकल पर्पसेस। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं कि ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है इट इज ओनली ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन यहां पर हम जनरली अपने जो भी केसेस हैं, कंडीशंस हैं, उनके लिए स्मॉल रीजन की हम बात करते हैं, उस रीजन के लिए हम ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, जो हमें पता होने चाहिए। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, थ्योरेटिकल भी बन सकते हैं, या जो अभी हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है, वीसीएम 0 हो जाता है, मोमेंटम 0 हो जाता है, तो ऐसी चीजों पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इन एजम्पशंस का यूज क्या करते हैं हम। तो हम यूज करते हैं गैस के प्रेशर को किससे रिलेट करने में, जो स्पीड वगैरह है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, उनसे रिलेट करने का काम करते हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ गैस, गैस के जो प्रेशर है उसका हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर स्पीड्स। तो हम मान लेते हैं कि n जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और ये एक क्यूबिकल वेसल है। ठीक है, क्यूबिकल वेसल है, n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, m is mass of each molecule,
capital M, which is equal to n times small m, is total mass of gas. ठीक है, m मॉलिक्यूल्स हैं, सारे मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं एक गैस के आइडेंटिकल, तो n टाइम्स m हमें क्या दे देगा, टोटल जो मॉलिक्यूल्स हैं सबका मास, यानी कि गैस का टोटल मास, उसको हमने कैपिटल M बोल दिया। अब हम क्या लिखना चाहते हैं, प्रेशर ऑफ गैस। अब देखो एजम्पशंस का इसमें यूज होता है, तो हमने मान लिया कोई भी एक मॉलिक्यूल है वो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में vx, y डायरेक्शन में vy, z डायरेक्शन में vz। तो जो वेलोसिटी एक मॉलिक्यूल की हम लिखें, तो वेलोसिटी ऑफ एक मिनट गड़बड़ हो गई, चलो तो इसको एक काम करते हैं, दोबारा लिखना पड़ेगा। n is total number of molecules, m is mass of one molecule, ठीक है, कैपिटल M which is equal to n into small m is total mass of gas। तो हम क्या बोल रहे थे, वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, तो Vx या V1 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम ऐसे बोल देते हैं, Vx i कैप प्लस Vy j कैप प्लस Vz k कैप, ये मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हो जाएगी। अब देखो फोर्स जो है वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एक मॉलिक्यूल जैसे एक वॉल से टकराया, जैसे मान लो ये वॉल है, कौन सी, BCGH वाली वॉल है, इसको इधर बना ले हम, तो दिस इज द वॉल BCHG। मॉलिक्यूल जो है इससे टकराया, अब उसके पास वेलोसिटीज तो x y z तीनों में, हम x वाली बात करें, देखो अब हमने ये पढ़ा हुआ है, इलास्टिक कोलिजन जैसे होता है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर हो जाती है, और हम मॉलिक्यूल्स को स्मूथ मान रहे हैं, तो सरफेस के अलोंग जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन तो है ही नहीं। अलोंग द सरफेस कौन सा फोर्स लग सकता है, फ्रिक्शन। तो अगर फोर्स ही नहीं है तो वेलोसिटी या मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो अगर सरफेस ऐसा है BCGH वाला, तो y और z कंपोनेंट में इसके कारण कोई चेंज नहीं आएगा वेलोसिटी के, सिर्फ किस कंपोनेंट में चेंज आएगा, x वाले में। तो ये जाते वक्त मॉलिक्यूल यूं था, अब टकराने के बाद जब लौटेगा, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो vx वेलोसिटी से ही लौटेगा, और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है। तो एक मॉलिक्यूल के मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ molecule due to collision। तो कोलिजन के कारण, टक्कर के कारण एक मॉलिक्यूल के मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, तो वो आएगा x डायरेक्शन में। कोई बताएगा क्या आ जाएगा, बताओ। Vx से जा रहा था, Vx से लौटा, तो कितना आएगा मोमेंटम चेंज, -2 mvx। वेरी गुड, तो -2mvx i कैप, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल क्या हो गया, mvx माइनस i कैप में, इनिशियल mvx i कैप में, तो -2mvx i कैप, ये चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा एक मॉलिक्यूल का। अच्छा, ये तो मॉलिक्यूल का हुआ। अब क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, मतलब देयर इज इक्वल रिएक्शन आल्सो टू एवरी एक्शन। तो जितना पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हुआ उतना ही मोमेंटम वॉल को भी ट्रांसफर होगा, कहां पे, राइट की तरफ। पार्टिकल का मोमेंटम तो कहां चेंज हुआ, लेफ्ट की तरफ, वॉल पे उतना ही मोमेंटम राइट की तरफ ट्रांसफर होगा। तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द वॉल in one collision तो मैग्नीट्यूड वाइज वो भी डेल्टा px ही होगा।
बस डायरेक्शन उसकी पॉजिटिव एक्स में आ जाएगी। अभी मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डायरेक्शन ऑलरेडी मैंने शो कर दी है, ठीक है। दिस इज द मोमेंटम ट्रांसफर। अच्छा अब देखो, अगर हम सेम मॉलिक्यूल की बात करें, अब ये सेम मॉलिक्यूल वापस से उस वॉल पे कितने टाइम के बाद आके टकराएगा। जैसे अगर हम इसी वॉल की बात करें तो इस वॉल से टकराया, अब यहां जाएगा और फिर वापस लौट के आएगा, तो कितने टाइम के बाद उसी वॉल से वापस लौट के टकराएगा, वो टाइम बता सकते हैं? 12/vx। गुड। तो देखो vx वेलोसिटी से वापस गया, तो इस पहली वॉल तक जाने में कितना टाइम लगेगा, l/vx। फिर लौट के वापस आने में कितना लगेगा, l/vx। तो कितना लग जाएगा, 2l/vx। ठीक है, तो टाइम taken by molecule to again strike the same wall delta t is equal to 2l/vx। तो l/vx में पीछे गया, l/vx में वापस आया। अब देखो तुम बोलोगे सर एजम्पशंस क्यों किए इतने सारे। देखो एजम्पशंस यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। क्या यूज हो गया, इलास्टिक कोलिजन यूज हो गया, स्मूथ यूज हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो, अब ये मॉलिक्यूल ऐसा तो है नहीं सीधे ही जा रहा है, उसके तो y और z वाले कंपोनेंट भी है, लेकिन जब वो y वाली ऊपर वाली वॉल से टकराएगा तो उससे x कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पीछे वाली से टकराएगा, आगे वाली से, तो भी x में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो इसकी कांस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये रैंडमली ऐसे ऐसे, लेकिन x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। तो इसलिए x डायरेक्शन में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना था, l पीछे और l वापस आगे आने में इतना टाइम लग गया। अब एक और चीज, ये मॉलिक्यूल अकेला तो मूव कर नहीं रहा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये मॉलिक्यूल किसी और मॉलिक्यूल से टकरा भी तो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि ये सीधे ही चलता रहेगा। लेकिन हमने क्या बोला, सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं, और इलास्टिक कोलिजन जब होता है आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स में तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। तो जब ये मॉलिक्यूल किसी और से टकराया, इसकी वेलोसिटी उसको चली गई, उसकी वेलोसिटी इसको आ गई, तो हम इसको भूल के दूसरे को देखने लगेंगे, उसकी वेलोसिटी vx हो गई। भाई सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल है ना, ये टकराए दूसरा टकराए, हमको क्या लेना देना, मोमेंटम सेम होना चाहिए। तो हमने इसको भूल गए, भाई ये टकराया, इसको भूल गए, दूसरे को पकड़ लिया हमने, ये vx से जा रहा है। वो टकराया, इसको पकड़ छोड़ के तीसरे को पकड़ लिया, वो vx से जा रहा है। और हमने ये भी बोला कि जो टक्कर का टाइम है वो मोशन के टाइम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, तो हमने उस टाइम को भी इग्नोर कर दिया जो टक्कर हुई। तो ये सब एजम्पशंस यूज हो रहे हैं यहाँ पर। कई बार क्या होता है, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं आता, कई बार या बाद में दिमाग लगाते हैं कि एजम्पशन माने क्यों थे इतने सारे। तो वो सारे एजम्पशंस कहीं ना कहीं यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो यूज हो रहे हैं, इसीलिए वो एजम्पशंस माने जाते हैं, ठीक है। तो ये टाइम आ गया, ऑन एन एवरेज वो मॉलिक्यूल आके टकराएगा। अब फोर्स जो होता है, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब जो मोमेंटम ट्रांसफर की रेट है उसी को क्या बोला जाता है, फोर्स बोला जाता है। तो फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल F इज इक्वल टू, क्या रहेगा ये, डेल्टा px बाय डेल्टा t, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल के कारण जो फोर्स आया, इसको भी या तो चलो F ही बोल देता हूं मैं, या F1 बोल देता हूं, ठीक है। तो दिस इज द मोमेंटम ट्रांसफर की रेट। तो कितना आ जाएगा ये, 2mvx अपॉन 2l/vx, यह रहेगा mvx स्क्वायर बाय l। तो दिस इज द फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के कारण इतना फोर्स लग जाएगा। अब एक मॉलिक्यूल तो टकराएगा नहीं भाई, सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, कभी ना कभी तो सभी आके टकराएंगे, तो सबका फोर्स जब निकालेंगे तो ऐड हो जाएगा। तो नेट फोर्स ड्यू टू ऑल द मॉलिक्यूल्स
तो सारे मॉलिक्यूल्स के कारण मिलाकर जो नेट फोर्स है वो क्या आ जाएगा, देखो अब m/l तो सबका कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा v1x बोलते हैं तो v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का जो x कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, ठीक है, ऐसे n मॉलिक्यूल्स हैं, प्लस vnx का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है, दिस इज नेट फोर्स। अब इसको हमने कैसे लिख दिया, m/l, n से मल्टीप्लाई कर दें, n से डिवाइड कर दें इसको, कैपिटल N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर अप टू vnx का स्क्वायर अपॉन n। अब ये वाली जो टर्म है n इंटू m क्या हो जाएगा, टोटल मास अपॉन l, और ये हो जाएगा एवरेज vx का स्क्वायर, ये एवरेज का सिंबल होता है, एवरेज क्या होता है, सारी चीजों को जोड़कर अपन टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं, तो x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसके स्क्वायर का एवरेज ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है सबको कि हमने क्या किया, एक पार्टिकल का मोमेंटम चेंज कितना हुआ 2mvx, उसको या वैसे ही सिमिलर टाइप के पार्टिकल को वापस आने में कितना टाइम लग रहा है 2l/vx, तो जो उसने फोर्स लगाया वॉल पे वो आ गया mvx²/l। अब एक पार्टिकल तो लगाएगा नहीं, बहुत सारे पार्टिकल है, सब मिलकर फोर्स लगाएंगे तो सबका ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास अभी फोर्स आ गया था, तो ये क्या आ गया, m/l इंटू एवरेज vx², ये आ गया। अब देखो हमने क्या बोला था कि एक पार्टिकल की स्पीड बोली थी, तो जैसे हमने देखा कि स्पीड की अगर हम बात करें, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, उसका स्क्वायर अगर हम बात करें तो उसको हम ये लिख सकते हैं vx² प्लस vy² प्लस vz², ठीक है। इस वेलोसिटी क्या थी, vx_i प्लस vy_j प्लस vz_k, ये वेलोसिटी थी, उसका मैग्नीट्यूड √vx² प्लस vy² प्लस vz² आएगा, उसको स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका एवरेज ले लें हम, टेकिंग एवरेज, तो आ जाएगा एवरेज v² इज इक्वल टू एवरेज vx² प्लस एवरेज vy² प्लस एवरेज vz², ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब हमने क्या बोला था, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन कंप्लीटली रैंडम होता है, रैंडम होता है मतलब हर डायरेक्शन में जाने की जो उनकी टेंडेंसी है वो बराबर होती है। तो अगर हर जाने की टेंडेंसी बराबर, इसका मतलब ये है कि अगर हमें x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी मिल रही है तो वो y में भी मिलेगी, z में भी मिलेगी, यानी x y z तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा। तो हम बोल सकते हैं ड्यू टू दिस ये जो एवरेज vx² है ये एवरेज vy² के बराबर होगा, ठीक है, और साथ में एवरेज vz² के भी बराबर होगा। तो ड्यू टू रैंडम मोशन हम ऐसा बोल सकते हैं एवरेज vx² वुड बी इक्वल टू एवरेज vy² वुड बी इक्वल टू एवरेज vz², और ये सब बराबर होंगे तो किसके बराबर होंगे, एवरेज v²/3 के बराबर होंगे। क्यों, यहां से देखो एवरेज v² तीनों के सम के बराबर है, और अगर तीनों बराबर हो गए तो उसको मैं 3 टाइम्स एवरेज vx² लिख सकता हूं, तो एवरेज vx² इज एवरेज v²/3 आ जाएगा। सिमिलरली एवरेज vy², एवरेज vz², ये सब आ जाएंगे। मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं इसको f वाले रिलेशन में, तो जो फोर्स है, फोर्स कितना आ गया, m/l इंटू एवरेज v²/3, ये हमारे पास फोर्स आ गया, ठीक है।
अब हमें क्या लिखना था, प्रेशर लिखना था। तो प्रेशर जो है वो क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो हमने क्या माना था, एक क्यूबिकल वेसल माना था, अब हम उसके एक फेस की बात कर रहे हैं जैसा हमने यहां पे देखा था। तो एक फेस का एरिया क्या हो जाएगा उस वेसल में, तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा, क्यूबिकल वेसल है तो ये वाली साइड जो है ये भी L के बराबर होगी, ये भी L के बराबर होगी, तो जो एरिया है वो L स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा F बाय L स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहां से, तो ये आ जाएगा M बाय L क्यूब इंटू एवरेज V स्क्वायर बाय 3। तो दिस इज द प्रेशर। L क्यूब जो है ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब का, तो मास अपॉन वॉल्यूम इंटू एवरेज V स्क्वायर बाय 3। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है, डेंसिटी, तो रो एवरेज V स्क्वायर बाय 3। तो जो एवरेज V स्क्वायर है ये आ जाएगा 3P बाय रो। अच्छा, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। स्पीड भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर करने पे एक वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही होता है। तो दिस इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मतलब हमने क्या किया, वेलोसिटी का स्क्वायर किया और उसका मीन निकाल लिया, तो वो किसके बराबर आ रहा है, 3P बाय रो के बराबर। ठीक है, या फिर ज्यादातर हम क्या बात करते हैं, और हम बात करते हैं एक चीज की VRMS। अभी मैं समझाता हूं ये VRMS क्या होता है। VRMS इज इक्वल टू, ये क्या होता है, इसका रूट होता है एवरेज V स्क्वायर के रूट को VRMS बोलते हैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 3P बाय रो के बराबर। दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, देखो उल्टा करना है, पहले वेलोसिटी ली, उसका स्क्वायर कर दिया, फिर उसका मीन ले लिया, और फिर उसका क्या ले लिया, रूट। दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर मैथमेटिकली बात करें तो VRMS का मतलब क्या है, पहले क्या कर लें, वेलोसिटी का स्क्वायर करके मीन लेना है, यानी कि V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अप टू VN स्क्वायर बाय N। ठीक है, वेलोसिटी ली, उसका स्क्वायर किया, फिर मीन ले लिया, और फिर उसका क्या ले लिया, रूट ले लिया। दिस इज द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ VRMS। मैथमेटिकली VRMS ये होता है। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला आ गया VRMS के लिए, अंडर रूट 3P बाय रो। तो देखो अब हमने क्या किया, हम गैस के किसी भी मॉलिक्यूल की स्पीड के बारे में नहीं जानते कि किस मॉलिक्यूल की क्या स्पीड है, लेकिन ऑन एन एवरेज सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड का एक स्क्वायर करके जो एवरेज है वो हम फाइंड कर सकते हैं। हमने प्रेशर मेजर कर लिया गैस का, डेंसिटी मेजर कर ली, प्रेशर डेंसिटी ये सब क्या होते हैं, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स होते हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब जिसको हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे नॉर्मली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, और स्पीड वगैरह क्या है, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर है, मतलब इतने छोटे पैरामीटर है कि उनको हम जनरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो हम एक एक मॉलिक्यूल की स्पीड नहीं फाइंड कर सकते, क्या स्पीड है, कैसे मूव कर रहे हैं वो, लेकिन सबकी मिलाकर जो स्पीड है उनके स्क्वायर का एवरेज इनडायरेक्टली फाइंड किया जा सकता है। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, प्रेशर डेंसिटी के टर्म में स्पीड्स के स्क्वायर के एवरेज को रिलेट कर सकते हैं। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे ये प्रेशर निकाला जा सकता है। वैसे तो फॉर्मूला काम का है, लेकिन ये जो स्टेप्स हमने देखे, इन स्टेप से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं। तो अगर हमें ये पूरा तरीका पता होना चाहिए, जैसे बीच में कभी
मोमेंटम से फोर्स कैसे निकाला या चेंज इन मोमेंटम कैसे निकाला, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ फोर्स पूछ लिया, कुछ एंगल पे टक्कर होना दे दिया, तो एंगल पे टक्कर होगी तो मोमेंटम चेंज उसके हिसाब से आ जाएगा, जैसे हमने कोलिजन वाले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। तो ये सब जो है, इसका जो डेरिवेशन है उसके भी स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, वो भी कई बार इंडिपेंडेंटली बीच बीच में एक स्टेप पे भी क्वेश्चन बन सकता है। और ओवरऑल फॉर्मूला तो हमें ध्यान रखना ही है। तो देख लो, यहां तक कोई दिक्कत है पूछ लो। चलो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की हम बात कर लेते हैं। तो हमने देखा कि जो प्रेशर है, जैसे अभी हमने क्या देखा कि VRMS क्या होता है, रूट ऑफ एवरेज V स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, अंडर रूट 3p/ρ। ठीक है, या प्रेशर हमने देखा था 1/3 ρ एवरेज V स्क्वायर। ये आ जाएगा V स्क्वायर इज मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहां से हम VRMS निकाल सकते हैं। अब एक और इक्वेशन देखो, इसमें और भी कुछ रिलेशन बन जाता है, जैसे PV = nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ये आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होती है, बाकी इस चैप्टर में हम भी यूज कर लेते हैं कई जगह पे। आइडियल गैस इक्वेशन होती है जिसमें P जो है प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। R गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T टेम्परेचर होता है इन केल्विन। R की वैल्यू भी पता होगी, R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। कई बार हम इसको 25/3 यूज कर लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन कैसे भी यूज किया जाता है। अब देखो, अगर हमें टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस निकालनी है तो ये आ जाती है इस तरह से। कैसे आ जाती है, इसको भी हम देखो शो कर सकते हैं कि अगर हमें क्या निकालनी है, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब ट्रांसलेशन के कारण, चलने के कारण जो काइनेटिक एनर्जी है। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी। तो एक मॉलिक्यूल की जैसे आ गई 12mv1², दूसरे मॉलिक्यूल की आ गई 12mv2², तीसरे की आ गई 12mv3²। ऐसे n मॉलिक्यूल्स हैं तो इस तरह से 12mvn²। दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। अब इसमें देखो 12m कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा v1² प्लस v2² अप टू vn²। अब इसको कैपिटल N से डिवाइड कर दूं, कैपिटल N से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो टर्म बची, ये क्या बच गई, ये देखोगे VRMS का स्क्वायर आ जाएगा। ये VRMS इसका रूट होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 12m × n टोटल मास ऑफ द गैस हो जाएगा, इंटू VRMS²। अब VRMS² किसके बराबर है, 3p/ρ। अब मास अपॉन डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम, तो 3/2 PV। और अगर हम आइडियल गैस मान ले, जनरली कुछ नहीं दिया तो आइडियल गैस मान लेते हैं, तो PV = nRT होता है, तो 3/2 nRT। तो ये टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो, हमें गैस के एक भी मॉलिक्यूल की स्पीड नहीं पता, काइनेटिक एनर्जी नहीं पता, लेकिन पूरी गैस की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो हम बता सकते हैं। क्या, या तो प्रेशर मेजर कर ले और वॉल्यूम मेजर कर ले, उससे भी आसान है टेम्परेचर मेजर कर ले। ठीक है ना, टेम्परेचर हमने मेजर कर लिया और हम उससे क्या बता सकते हैं, 3/2 nRT। एन नंबर ऑफ मोल्स भी हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास मेजर करना पड़ेगा। तो मास कैसे मेजर कर सकते हो भाई, जैसे किसी वेसल है, वेसल को हमने एम्प्टी करके, अगर वैक्यूम क्रिएट करके उसका मास मेजर कर लिया, फिर गैस भर के मास मेजर कर लिया, तो जो डिफरेंस आएगा वो गैस का मास हो गया। गैस हमको पता है, मान लो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो भी है, उसका मोलर मास पता है, तो उसको मेजर, उससे मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। गैस कांस्टेंट हमें पता है, टेम्परेचर मेजर कर दिया, उसमें थर्मोमीटर लगा दिया हमने, तो हमने टेम्परेचर मेजर कर लिया। अब
हमें पता नहीं मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या थी, एक एक मॉलिक्यूल के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन टोटल एनर्जी उस गैस की क्या है वो हम बता सकते हैं। और इसीलिए ध्यान रखना है टेम्परेचर भी क्या होता है, टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। तो हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर क्या है, हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे नहीं है, वो भी मूव कर रहे हैं रैंडमली, काइनेटिक एनर्जी उनके पास भी ऑसिलेट कर रहे हैं। उस काइनेटिक एनर्जी का इंटरप्रिटेशन ही क्या होता है, टेम्परेचर होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी उन मॉलिक्यूल्स के पास तो टेम्परेचर भी नहीं होगा। ठीक है, तो जब कोई चीज ठंडी होती है, फ्रीज करती है, तो क्या होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, मोशन रेस्ट्रिक्ट होने लगता है, इसलिए उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। किसी चीज को गर्म करेंगे तो और रैंडम मोशन बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। तो ये टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी गैस की। ठीक है, तो क्या मतलब होता है वो हमें पता होना चाहिए, और फॉर्मूला वाइज वो किसके बराबर रहती है, 3/2 PV या 3/2 nRT के बराबर। ठीक है, अब एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वन मॉलिक्यूल की, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वन मॉलिक्यूल, या इसको हम एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बोल देते हैं। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो एवरेज मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको हम एवरेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी डिराइव किया जा सकता है। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो टोटल कितनी है, 3/2 nRT अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स की तुमको जानकारी होगी, है ना, नहीं हो तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स, जैसे बच्चों को डर लगता है कई बार मोल कॉन्सेप्ट से, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। अब मास का मतलब क्या है, जो गैस का प्रेजेंट मास है, और मोलर मास मतलब एक मोल का मास। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो मोलर मास का मतलब है एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल का मास, और मास का मतलब है जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनका मास। तो जो मास है वो क्या हो जाएगा, अगर n मॉलिक्यूल्स हैं गैस के इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, दिस इज एक्चुअल मास ऑफ द गैस। और मोलर मास क्या हो जाएगा, एक मोल का मास। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एवोगैड्रो नंबर पता होगा सबको, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल का मास तो m ही है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ऐसे भी नंबर ऑफ मोल्स को लिखा जा सकता है। तो ये चीज पता होनी चाहिए सबको। ठीक है, तो ये जो कैपिटल, ये स्मॉल n बाय कैपिटल N है, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। या स्मॉल n को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। कुछ भी कर लो, n को n/n लिखोगे तो n कट जाएगा यहाँ पे, समझ आ रहा है। तो ये आ जाएगा 3/2 RT बाय एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा, समझ आ रहा है। कैपिटल, ये जो सॉरी कैपिटल नहीं, ये जो स्मॉल n है, इस स्मॉल n को मैंने क्या लिखा, कैपिटल N/N है। कैपिटल N कट गया, नीचे बच गया Na। अब ये जो R/Na होता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको एक नया कांस्टेंट बोल दिया जाता है, K से डिनोट कर देते हैं। तो ये बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, दिस 3/2 kT ऐसे ये आया है। और ये जो K होता है, K होता है R/Na। तो R की हमें वैल्यू पता है, Na की पता है एवोगैड्रो नंबर की, R/Na जो है ये कहलाता है एवोगैड्रो, ये मतलब इसकी वैल्यू अराउंड होती है 1.38 इंटू 10⁻23 SI यूनिट में। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 3/2 kT। अब ये देखो, ये गैस के नेचर से भी इंडिपेंडेंट आ रही। के कांस्टेंट ये प्योरली किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे। अगर हमें टेम्परेचर पता है तो हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं।
अब जो एवरेज वी स्क्वायर है, एवरेज वी स्क्वायर मतलब इसमें रूट तो लिया नहीं, तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो जाती है, किसके बराबर आई, 3p बाय रो के बराबर। अब वी आरएमएस की हम बात करें तो वो 3p बाय रो का रूट हो गया। अब इसको भी हम और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का यूज करके। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है। एन को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास इंटू आरटी, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी आरटी बाय एम नॉट हो जाएगा। तो यहां से प्रेशर बाय डेंसिटी इज इक्वल टू आर टी बाय एम नॉट हो जाएगा। तो P बाय रो इज इक्वल टू आर टी बाय एम नॉट हो गया। तो वी आर एम एस इज अंडर रूट 3p बाय रो विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आर टी बाय एम नॉट। और आर टी बाय एम नॉट को हम के टी बाय एम लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। आर टी को क्या लिख सकते हैं, एन आर टी इज इक्वल टू के टी आ जाता है। तो इस तरह से तो ये फॉर्मूले वी आर एम एस के लिए आ जाते हैं, इन सबको हमें ध्यान रखना है। वी आर एम एस इज अंडर रूट 3p बाय रो, ज्यादातर यूज होता है टेम्परेचर वाला, अंडर रूट 3 आर टी बाय एम नॉट या अंडर रूट 3 के टी बाय एम, ठीक है। वी आर एम एस इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करें तो वी आर एम एस, तो वी आर एम एस का हमने फॉर्मूला देखा था अभी। तो वी आर एम एस के हमने 3 फॉर्मूले देखे थे, अंडर रूट 3p बाय रो, अंडर रूट 3 आर टी बाय एम नॉट या अंडर रूट 3 के टी बाय स्मॉल एम। स्मॉल एम इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब देखेंगे वी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी फॉर गिवन गैस। आर तो कांस्टेंट है, मोलर मास कांस्टेंट हो जाएगा। तो वी आर एम एस रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन, वी आर एम एस 0 हो जाएगा। अब वी आर एम एस 0 हो गया मतलब वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज 0 हो गया। वो तभी 0 हो सकता है स्क्वायर का एवरेज जब इंडिविजुअली हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाए, क्योंकि हम स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव सबका स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, उनको ऐड करके अगर 0 आ रहा है मतलब इंडिविजुअली हर टर्म 0 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट 0 पे, 0 केल्विन पे द मोशन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस स्टॉप्स, मतलब सारे मॉलिक्यूल रेस्ट पे आ जाएंगे, उनकी इंडिविजुअल स्पीड ही 0 हो जाएगी। तो उसी को एब्सोल्यूट 0 बोला जाता है, जहां पर सारे मॉलिक्यूल परमानेंटली रेस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर और एट हाई टेम्परेचर एंड लो डेंसिटी अ रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस। देखो ये जो हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाली इक्वेशन है, किसके लिए लगा सकते हैं, आइडियल गैस के लिए। अब एयर, ऑक्सीजन, ये सब तो आइडियल गैसेस होती नहीं है, रियल गैसेस होती हैं। आइडियल गैस मतलब जिनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्सेस जो हो नहीं हो, नेग्लिजिबल हो। तो क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो उनके बीच के इंटरेक्शन फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स दूर दूर कब होंगे, जब डेंसिटी कम होगी, या फिर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा रैंडम मोशन होगा, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक नहीं होंगे। प्रेशर कम है मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, ठीक है। तो मेन चीज ये कि मॉलिक्यूल्स अगर दूर दूर होंगे तो उनके इंटरेक्शन फोर्सेस नेग्लिजिबल होंगे और उसको हम आइडियल गैस की तरह मान सकते हैं। तो वैसे तो कुछ नहीं दिया तो हम आइडियल गैस ही मानते हैं फिजिक्स में, लेकिन फिर भी कई बार थ्योरेटिकली ऐसे स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कि एक गैस आइडियल की तरह या रियल गैस आइडियल की तरह कब बिहेव करेगी, तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर या हाई टेम्परेचर लो डेंसिटी, इस तरह से बोल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें ध्यान रखना है कि जैसे वी आर एम एस अंडर रूट 3p बाय रो भी है, अंडर रूट 3 आर टी बाय एम नॉट भी है, तो हम टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर को डबल किया तो वी आर एम एस रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, टेम्परेचर को 4 टाइम्स किया तो वी आर एम एस 2 टाइम्स हो जाएगा, टेम्परेचर को 9 टाइम्स किया तो वी आर एम एस 3 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी दे देते हैं कि प्रेशर को 2 टाइम्स किया, अब बताओ वी आर एम एस क्या होगा। तो प्रेशर को 2 टाइम करने से रूट 2 टाइम्स हम नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रेशर चेंज करेंगे तो वहां पे डेंसिटी भी चेंज हो जाती है। तो या तो दोनों का चेंज दिया हो, या फिर अगर एक ही चेंज दिया है तो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। या फिर कई बार बेवकूफ बनाने को क्या बोलते हैं, हमने प्रेशर को ट्वाइस कर दिया और टेम्परेचर को 4 टाइम्स कर दिया, अब बताओ वी आर एम एस में क्या चेंज आएगा।
तो हम करने लगते हैं प्रेशर डबल कर दिया तो √2 टाइम्स हो जाना चाहिए, तो वो नहीं बोल सकते। टेम्परेचर 4 टाइम्स दिया है, बस वही हमारे लिए सफिशिएंट है, फिर प्रेशर देखने की जरूरत ही नहीं है कि टेम्परेचर 4 टाइम्स कर दिया तो स्पीड डायरेक्टली √2 टाइम्स 2 टाइम्स हो जाएगी, √4 का √2 आ जाएगा, तो VRMS वुड बिकम्स ट्वाइस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ दो टर्म्स यूज की जाती हैं कई बार, STP एंड NTP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इनका क्या मतलब होता है थोड़ा सा हम समझें। ठीक है, तो STP मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एक बार टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स हो गया तो फिर वॉल्यूम भी फिक्स हो जाएगा, PV = nRT से, और ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो STP में टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 10⁵ पास्कल 1 बार, और उससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम याद रखने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर और प्रेशर याद रखते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर जनरली रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर किसको नॉर्मल माना जाता है 20 डिग्री सेल्सियस को, केल्विन में 293.15 हो जाएगा। और नॉर्मल प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। देखो प्रेशर रफली बराबर है, लेकिन 1 एटमॉस्फेयर 1 मतलब 10⁵ पास्कल से थोड़ा सा ज्यादा होता है अगर हम एक्चुअली बात करें। बाकी कैलकुलेशन के लिए तो हम उसको भी 10⁵ पास्कल ही यूज कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली अगर बात करें तो वो 1.013 × 10⁵ होता है, या 1 पूरा अगर 10⁵ को भी हटाकर ऐसे लिख दें तो 101325 पास्कल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार ऐसा दे दिया कि STP वाली कंडीशंस हैं, तो फिर हमें क्या टेम्परेचर यूज करना है। प्रेशर तो ठीक है, दोनों में 10⁵ ही यूज करेंगे अप्रोक्सीमेटली, बाकी एक्चुअली क्या होता है हमें पता होना चाहिए। और टेम्परेचर मेन चीज है कि नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब है 20 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस। और फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस, ये ऑलरेडी हमने देखी कि एक आइडियल गैस के लिए क्या इक्वेशन यूज की जाती है, PV = nRT होता है, n मास अपॉन मोलर मास होता है। ठीक है, बाकी इसको n को जब मास अपॉन मोलर मास रखेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो प्रेशर कैन बी रिटन एज ρRT/m0, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमें पता होने चाहिए इधर पे गैस के बारे में। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। ठीक है, तो मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है ये क्या कहता है, इसमें हम क्या करते हैं एक प्लॉट बनाते हैं किसका, dN/dV। dN/dV इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड इंटरवल अगेंस्ट V। V इज द वेलोसिटी, इज नोन एज मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, तो हमने एक कर्व बनाया किसका, dN/dV। dN/dV क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड इंटरवल। अब इसको मैं समझाता हूं क्या होता है। अगेंस्ट V, इसका मतलब ये है कि हमने ये ग्राफ ऐसा बनाया है कि अगर हम कोई भी एक स्मॉल स्ट्रिप मांगते हैं dV विड्थ की, तो स्ट्रिप का एरिया हमें क्या दे देगा, उन मॉलिक्यूल्स की संख्या दे देगा जिनकी स्पीड इस रेंज में है, V वाली है। ठीक है, मतलब ऐसा मान लो, मैं इधर पे एक और बना के बता देता हूं। देखो dN/dV, मैंने मान लो ये कोई स्पीड मान ली V, एक दूसरे ग्राफ में मान लेते हैं, ये हमने एक स्पीड मान ली V। अब dV तो क्या होता है, dV नेग्लिजिबली स्मॉल चीज को बोलते हैं हम, तो ये हमने V वेलोसिटी यहां पर मान ली, और उसके बाद ऐसे छोटा सा स्ट्रिप मान ली। तो ये वेलोसिटी थी V, ये वाली हो गई V + dV। तो dV इज नेग्लिजिबली स्मॉल, मतलब V अगर 5 है तो dV क्या हो गया 0.00000, जितने जीरो लगा सकते हो उसके बाद 1 लगा लो, मतलब ये एक लाइन जैसी ही है, लेकिन इसका एक छोटे से स्ट्रिप का कुछ एरिया आएगा। अब एरिया क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर जैसा बनेगा, हाइट इंटू विड्थ। तो इसकी हाइट किसको डिनोट कर रही है, dN/dV, और विड्थ किसको डिनोट कर रही है, dV। तो इसका जो एरिया आएगा, तो वो एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लेंथ dN/dV इंटू विड्थ dV। dV कट गया तो dN क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स, जिनकी स्पीड किसके बराबर है, इस V के बराबर, मतलब V से V + dV। dV बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल है, मतलब V के बराबर जिनकी स्पीड है वो हमें ये स्ट्रिप का एरिया दे देगा।
तो ऐसा हम प्लॉट बनाते हैं। तो dN by dV क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड इंटरवल, कि पर यूनिट स्पीड इंटरवल में कितने मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, ये कर्व हम बनाते हैं। ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि इसकी स्ट्रिप का एरिया हमें क्या बता रहा है, वो मॉलिक्यूल्स की संख्या जिनकी स्पीड इस स्पीड के बराबर है, जहां पे हमने ये स्ट्रिप बनाई v के बराबर। अब कुछ टर्म्स की हम बात करते हैं। एक होता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो वो हमने ऑलरेडी देखा कि गैस का मोशन रैंडम होता है। रैंडम मोशन के कारण ऑन एन एवरेज जो गैस की वेलोसिटी है वो 0 आ जाती है। तो एवरेज वेलोसिटी इज v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइडेड बाय n विच इज 0। फिर हम बात करें एवरेज स्पीड। अब देखो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एवरेज स्पीड पूछा है और एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन भी आ जाती है। तो मॉलिक्यूल तो सारे चल रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी 0 का मतलब ये नहीं कि मॉलिक्यूल रेस्ट में, मॉलिक्यूल सारे चल रहे हैं लेकिन रैंडमली चल रहे हैं। तो किसी की वेलोसिटी पॉजिटिव है, किसी की नेगेटिव है, तो इसलिए वो मिलजुल कर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन एवरेज स्पीड, स्पीड में हम उसके मैग्नीट्यूड का एवरेज ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही आएगा। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, सारे पार्टिकल की स्पीड का सम कर दें डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या होता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो एक फॉर्मूला ये आ जाता है √8RT/πm0। अब ये याद रखने, इनकी कैलकुलेशन हमारे काम की नहीं है, हमारे कोर्स में भी नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले कई बार यूज आ जाते हैं, तो फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो √8RT/πm0 या RT/m0 को KT/m हम लिख सकते हैं हमेशा। वही R जो है क्या हो जाएगा, K इंटू Na, और मोलर मास क्या हो जाएगा, Na, एवोगैड्रो नंबर इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो एवोगैड्रो नंबर कैंसिल हो जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। ठीक है, इतना भी याद रखो चलेगा। इसके रूट की वैल्यू इतनी आ जाती है, अगर ये याद रखो तो ठीक है, नहीं भी रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेन ये याद रखना है कि जो एवरेज स्पीड है वो आ जाती है √8RT/πm0। फिर आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड अभी हमने समझा, क्या करना है, स्पीड का स्क्वायर करना है, उसका एवरेज लेना है, फिर रूट लेना है, वो क्या दे देगा, VRMS। तो ये VRMS हो गया। ये किसके बराबर आ जाता है, √3RT/m0। ये ऑलरेडी हमने डिराइव करके देखा भी, या इसको √3KT/m लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे √3 तो हमें पता ही है, तो अलग से याद रखने की जरूरत है ही नहीं, ये निकाला जा सकता है। फिर उसके बाद होती है एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, वो स्पीड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास पाई जाती है, उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोला जाता है। ठीक है, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VP और VMP इज द स्पीड पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कॉरस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम और पीक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा, जो कर्व में किसी भी स्ट्रिप का एरिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देता है, और इक्वल विड्थ की अगर हम स्ट्रिप बनाएंगे तो मैक्सिमम एरिया कहां पे आएगा, जहां पे कर्व की पीक आएगी। तो जो पीक पे स्पीड होगी वो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के पास पाई जाएगी, उसी को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोला जाता है। मैथमेटिकली कैसे ऑब्टेन की जाती है, तो मैथमेटिकली जहां पर जो हमने d/dv निकाला था, कर्व का स्लोप क्या हो जाए, 0। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये नहीं, dN/dv का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। d/dv, हम कर्व बना रहे थे, dN/dv का हमने कर्व बनाया था, उसका भी डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, जो भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे, उससे मैक्सिमा निकाला जा सकता है। तो ये वैसे एक कोर्स में नहीं आता है उसका एक्सप्रेशन क्या आता है, लेकिन बाई चांस अगर कोई एक्सप्रेशन दे दे और उससे मैथमेटिकली पूछ ले, तो उसको डिफरेंशिएट करोगे स्पीड के रिस्पेक्ट में, 0 से इक्वेट करोगे, तो जो स्पीड आएगी वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। तो ग्राफिकली अगर हम बात करें, तो ग्राफिकली देखो, यहां पर हम जैसे बराबर विड्थ की स्ट्रिप बनाएंगे, तो जो स्ट्रिप मैं इस पॉइंट पे बनाऊंगा, पीक वाले पॉइंट पे बनाऊंगा, उस पे का एरिया सबसे ज्यादा आएगा। अगर हम इक्वल विड्थ की बना रहे हैं तो इसका एरिया सबसे ज्यादा आएगा। तो ये एरिया क्या बता रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनके पास ये स्पीड है, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज्यादा आएंगे, तो इसी को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोला जाता है। इसका क्या फॉर्मूला आ जाता है, √2RT/m0 या √2KT/m। तो √2 की वैल्यू भी हम जानते हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हम निकाल सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये सारे फॉर्मूले जो हम लिख रहे हैं या ग्राफ की बात कर रहे हैं, ये कब एप्लीकेबल हैं, ये जब हम लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये देखो स्टैटिस्टिकल लॉ है, क्योंकि हम एक एक गैस की स्पीड तो मेजर कर नहीं रहे। जैसे हम अपने आसपास ही देखें तो गैस कैसे नहीं कि 1-2 मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं।
तो ऐसी चीजों में हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल लॉ लगाते हैं, एवरेज टाइप की बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, बेसिकली एवरेज का ही कॉन्सेप्ट है। जैसे हम वेदर फॉरकास्टिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, ये सब क्या है, स्टैटिस्टिक्स। क्या होता है, बहुत सारे डेटा को हम लेकर एक एवरेज गणना करते हैं कि यार ऐसा चेंज हुआ होगा तो ये बारिश हुई, ऐसा चेंज होने से धूप निकली, ऐसा चेंज होने से जो भी हवा चली, तो उन सबको क्या करते हैं, समराइज करके एक एवरेज निकाल के हम क्या करते हैं, कुछ एस्टिमेट करते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं। तो ये तभी एप्लीकेबल है जब बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्या है, पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। एक दो पार्टिकल्स के लिए ये चीजें नहीं है। एक दो पार्टिकल्स के लिए तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे एवरेज स्पीड। कोई पूछेगा तो जब 5 पार्टिकल की स्पीड दे दी तो एवरेज स्पीड, पांचों को ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगी। आरएमएस स्पीड, पांचों का स्क्वायर करेंगे, 5 ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, रूट ले लेंगे। 5 में से जो संख्या बार बार ज्यादा आ रही होगी वो मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगी। तो वो अगर कई बार वैसा दे दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। ये सारे रिजल्ट्स एप्लीकेबल हैं जब हम बात कर रहे हैं एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इन फॉर्मूलों की, ये तभी एप्लीकेबल है जब हम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग आरएमएस स्पीड सबसे ज्यादा आएगी क्योंकि आरएमएस में रूट में क्या आ रहा है, 3। देखो रूट सब में कॉमन है, आरटी बाय सब में कॉमन है। अब 3, 2 और 8 बाय पाई ये आ रहा था। आरएमएस में 3, मोस्ट प्रोबेबल में 2, एवरेज में 8 बाय पाई। 8 बाय पाई, पाई 3.14, तो 8 बाय पाई 2 से ज्यादा होगा, 3 से कम आएगा, तो दोनों के बीच में आ जाएगा। तो आरएमएस स्पीड सबसे ज्यादा होती है, एवरेज स्पीड उससे कम होती है, मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होती है। तो अगर हम ग्राफ में उसको शो करें, तो ग्राफ में अगर हम शो कर रहे हैं तो ग्राफ में क्या शो करोगे, देखो यहां पर जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आ रही है वो तो पीक पे आएगी, उसका तो हमें पता ही कि जहां भी पीक आएगी कर्व की वहां पे मोस्ट प्रोबेबल आएगी। तो एवरेज उससे ज्यादा होती है तो उसको कहीं आगे शो करेंगे, मतलब ठीक है। एवरेज तो है, सबका एवरेज है, लेकिन जिन मॉलिक्यूल्स के पास वो स्पीड होगी तो वो अगर ग्राफ में बनाएंगे तो थोड़ा आगे, और आरएमएस बनाएंगे तो थोड़ा और आगे बनाया जाएगा। जैसे ग्राफ में कई बार दे दिया कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है, तो मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा एवरेज होगी, एवरेज से ज्यादा आरएमएस। लेकिन ये ध्यान रखना है तब है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे हमें 5-6 पार्टिकल की स्पीड दे दी, ठीक है, उसमें कुछ भी अलग अलग भी हो सकता है। जैसे एक पार्टिकल की दे दी 1, दूसरे की 2, फिर 3, फिर 4 और 4। अब ऐसे 5 पार्टिकल की स्पीड दे दी और पूछ लिया बताओ कौन सा ज्यादा होगा, एवरेज, आरएमएस, मोस्ट प्रोबेबल। तो ये मत कराना सर आरएमएस ज्यादा होगा, नहीं, ये तब है जब हम लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें। इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करोगे कि भाई एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, तो एवरेज 1 + 2 + 3 + 4 + 4/5, तो 4, 4, 8, 9, 10, 14, 14/5 आ जाएगा 2.8। फिर अगर आरएमएस कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 16 फिर रूट ले लोगे, तो स्क्वायर किया, एवरेज लिया और फिर उसका रूट ले लिया। तो 16, 16, 32, 32 और 10, 42, 46, 46/5 कितना आ जाएगा, 9.2। ये कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली, चलो 1 मान लेता हूं मैं। और मोस्ट प्रोबेबल, तो जो सबसे ज्यादा बार आ रही, कौन सी आ रही, 4 आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबल 4 हो गई। तो यहां देखोगे मोस्ट प्रोबेबल सबसे ज्यादा आ गई, फिर उससे कम आरएमएस आ गई और सबसे कम एवरेज आ गई, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये तभी हम काम के हैं जब हम लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। अगर कुछ 3-4 स्पीड वगैरह दे रखी है तो फिर हमें कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कौन ज्यादा है कौन सा कम है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। फिर एक चीज, इस ग्राफ का जो टोटल एरिया है, वो टोटल एरिया क्या देगा हमें, तो एक स्ट्रिप का एरिया दे रहा है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास स्पीड v के बराबर है। तो टोटल एरिया अंडर कर्व हमें क्या दे देगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो टोटल एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। गैस के टोटल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या हमें बता देगा। क्यों बता देगा, देखो एक स्ट्रिप का एरिया हमें क्या दे रहा था, dN/dV इंटू dV, dV घट गया, टोटल अब एरिया निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो टोटल एरिया
इसका इंटीग्रेशन, तो dn का इंटीग्रेशन क्या दे देगा, n, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अगर दो ग्राफ दे दिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, दो ग्राफ दे दिए और पूछ लेते हैं किसका टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे यहाँ पे बने हुए दो ग्राफ और बता भी रखा है टेम्परेचर किसका ज्यादा है। क्यों ऐसा आया, कोई बता सकता है कि सेकंड ग्राफ का टेम्परेचर ज्यादा क्यों है, फर्स्ट का कम क्यों है, कैसे हम बता सकते हैं? मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बताता है, और जो सेकेंड ग्राफ है उसमें जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा है। गुड, तो एवरेज को भी देख सकते हैं, या सबसे बेस्ट होता है पीक को देखना। तो पीक क्या होती है, आरएमएस वैल्यू। तो अगर दो ग्राफ है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इसकी पीक यहां पर है, ठीक है, और दूसरे की पीक कहां है, आगे है। तो इसकी पीक यहां पर है और इसकी पीक यहां पर है। तो ये पीक किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मोस्ट प्रोबेबल को। तो ये V मोस्ट प्रोबेबल है 1 की, और ये पीक है V मोस्ट प्रोबेबल 2 की। तो V मोस्ट प्रोबेबल ऑफ 2 इज ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल ऑफ 1, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 2 की ज्यादा है 1 से। अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसके प्रोपोर्शनल है, रूट T के। तो टेम्परेचर T2 का T1 से ज्यादा होगा। तो हमें पीक की हाइट नहीं देखनी है, ध्यान रखना है, पीक आगे कितनी है या पीछे कितनी है इस पे डिपेंड करता है। कई बार हम क्या देख लेते हैं, हाइट देखने लगते हैं कि यार इसकी हाइट कम है तो इसका टेम्परेचर कम होगा। नहीं, हाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वो पीक कहां पर है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पीक राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, कम होगी तो लेफ्ट की तरफ। अच्छा, अगर हम सेम गैस की बात कर रहे हैं तो पीक से तो टेम्परेचर बता सकते हैं। बाकी कई बार ये पूछ लेते हैं कि दोनों का जो एरिया है ग्राफ का वो सेम आएगा। अगर सेम ही गैस है अलग अलग टेम्परेचर पे, तो ग्राफ का एरिया क्या दे रहा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम ही रहेंगे, चाहे हम एक टेम्परेचर पे ले चाहे दो टेम्परेचर पे। तो ऐसी भी चीजें कई बार आ जाती हैं, ठीक है। तो दो चीजें पूछ लेते हैं। तो टेम्परेचर पीक से पता कर सकते हैं, ज्यादा होगा तो जिसकी पीक आगे है उसका टेम्परेचर ज्यादा। सेम गैस की बात कर रहे हैं तो दोनों ग्राफ का टोटल एरिया सेम आएगा, ठीक है। अब कुछ इन्हीं पे बेस्ड हम गैस लॉस की बात करते हैं, केमिस्ट्री में ज्यादा काम आते हैं। फिजिक्स में तो हम PV = nRT से खुद ही बना सकते हैं, लेकिन नाम कई बार अगर पूछ आ जाए तो हमें समझ आना चाहिए। तो एक होता है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ देखो, ये सब किससे डिराइव हो जाते हैं, PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन से। तो PV = nRT की हम बात करें तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम जो है प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कब, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स या मास कांस्टेंट है, इस तरीके से, ठीक है। तो इफ M and T आर कांस्टेंट देन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/P या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसको बॉयल्स लॉ बोल देते हैं। फिर चार्ल्स लॉ होता है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, V/T कांस्टेंट है या प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि प्रेशर कांस्टेंट है तो एक वॉल्यूम दे दिया, एक टेम्परेचर दे दिया, दूसरा वॉल्यूम दूसरा टेम्परेचर दे दिया, तो उससे हम कैसे चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर गेल-ल्यूसैक्स लॉ क्या कहता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। इस पे V/T भी कांस्टेंट बोल सकते हैं ऊपर वाले में, या प्रेशर भी कांस्टेंट बोल सकते हैं। इसमें P/T कांस्टेंट बोल सकते हैं या वॉल्यूम भी कांस्टेंट बोल सकते हैं। उसके बाद एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो सेम टेम्परेचर है और प्रेशर है, प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो इक्वल जो वॉल्यूम है वो इक्वल मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा। मतलब V जो है N के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। सिंपल सा दिख रहा है यहां से, ठीक है। और फिर डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि एक गैस में अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं तो जो टोटल प्रेशर है गैस का वो इंडिविजुअल जो प्रेशर्स हैं, पार्शियल प्रेशर्स हैं, उनके सम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो ये कुछ लॉज हैं, नाम इनके केमिस्ट्री में ज्यादा यूज हो जाते हैं, फिजिक्स में इतने ऐसा यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो बाकी कुछ भी है तो हम PV = nRT से बता सकते हैं कि एक चीज कांस्टेंट है तो दूसरी कैसे रिलेट होगी। तो मेन तो वही है। हाँ, बाकी नाम भी
फिजिक्स में तो आज तक मैंने ऐसे देखे नहीं ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे नाम कहीं पे पूछे गए हों, ठीक है। केमिस्ट्री में जरूर इनके नाम्स की कुछ नाम लेकर बोल देते हैं, चार्ल्स लॉ में क्या होगा, बॉयल्स लॉ में क्या होगा, तो अगर पता होने ही चाहिए वैसे तो, ठीक है। मेन चीज है कि कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। या चलो एक काम करते हैं, इसको फिर अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।